हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 10th का जो 100 मार्क्स हिंदी हैं उसका एक चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसका लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। आप लोग भी अपना बुक खोलकर आगे रख लीजिएगा और समझते चलिए आगे। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाली प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। ये जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी वही बोल रहे हैं। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्जल अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? लेखक आगे कहते हैं, कुछ लाख ही बरस की बात है जब मनुष्य जंगली था। यानी कुछ लाख बरस पहले जब मनुष्य जंगली था, वह शिकार करके खाता था, उस समय उसका नाखून ही अस्त्र था। तो यहाँ से है कुछ लाख ही बरस की बात है जब मनुष्य जंगली था, बनमानुष जैसा उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। यानी कि नाखून को ही वह हथियार के रूप में क्या करता था, इस्तेमाल करता था। दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उसका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था। प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं को सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। यहाँ दिया है, रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उन्हें हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियार में सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि के हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए, यानी कि लोहा लकड़ के हथियार बनाने लगा। जिसके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ थी। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूक ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बमवर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट पर घसीटा है, यह सबको मालूम है। नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्राकृतिक मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती हैं कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख बरस के पहले के नंख दंत वाली जीव हो। पशुओं
पशुओं के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले तत्किम मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चे को नाखून काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख बरस पूर्व अब अपने बच्चे को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा, लेकिन प्राकृतिक है कि वह अभी नाखून को जिलाए जा रही है और मनुष्य है कि वह अभी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज़ बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असहाय है। लेकिन यह भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है। यानी कि इसे पंक्ति के माध्यम से लेखक यही कहना चाहते हैं कि आज मनुष्य के पास यानी कि बहुत बड़ा बड़ा अस्त्र हो गया है, फिर भी प्राकृतिक हैं जो मनुष्य को यह बता रही हैं कि तुम वहीं पशु के समान जीने वाले माने हो, तुम आज भी पशु ही हो, तुम्हारे अंदर हिंसक हैं, तुम एक दूसरे को मारना चाहते हो, काटना चाहते हो। चलिए बढ़ते हैं तो यहाँ से वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा यानी हिरोशिमा एक जानते होंगे जापान का एक शहर है जहाँ एटम बम गिराया गया था, परमाणु बम, बहुत सारे आदमी वहाँ मरे थे। वहीं बता रहे हैं कि मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी प्रवृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। यानी कि जो नाखून हैं वह पशुआता का निशानी है। मनुष्य की पशुआता को जितनी बार भी काट दो वह मारना नहीं जानती। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोद के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। तत्यान के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जम के संवारता था। उसके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। यानी कि आज से 2000 वर्ष पहले मनुष्य जो था नाखून को बहुत अच्छा से संवारता था, उसके नुकीले नुकीले टाइप से यानी कि काटता था नाखून को। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृति के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनको सिकत यानी कि मोम और अलख्त यानी कि अलता से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौर देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दाक्षिणात्य लोग छोटे नखों को अपनी अपनी रुचि है। देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त उद्योगगामी प्रवृत्तियों और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्य चित्तित बनाया है। यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियाँ रह गई हैं, दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव मनुष्य ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियाँ अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती हैं। मनुष्य का बढ़ना उसमें से एक है, यानी कि नाखून का बढ़ना उसमें से एक है। केश का बढ़ना दूसरा,
दांत का दोबारा उठना तीसरा, पलकों को गिरना चौथा और असल में सहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक्य की अन्यास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नंख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुआता का प्रमाण है। यानी कि जो नाखून है वह पशुआता का प्रमाण है, वह उसके पशुआता का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि मनुष्य बार बार अपने नाखून को क्यों काटता है? तो पशुआता को त्यागने और मानवता को अपनाने के लिए मनुष्य बार बार नाखून को काटता है। वही कह रहा है यहाँ, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनीय है। आगे देखते हैं। यह कर लिए हैं हम लोग। मेरा मन पूछता है कि किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुआता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? यानी लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर जो मनुष्य का नाखून है वह पशुआता का प्रमाण है, क्योंकि प्राचीन काल में मनुष्य जो है अपने नाखून को अस्त्र शस्त्र के रूप में प्रयोग करता था। उस समय मनुष्य जंगली था, यानी कि पशुओं के समान जी रहा था। लेकिन आज अगर सच में जो मनुष्य है वह मनुष्य बन गया होता तो यह नाखून बढ़ना बंद हो गया होता। लेकिन आज भी मनुष्य जो है पशुओं के समान है, एक दूसरे के प्रति हिंसा है, एक दूसरे को मारने काटने पर तुला हुआ है। इसलिए लेखक कहते हैं कि मेरा मन पूछता है किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुआता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? यानी कि मनुष्य के पास पहले बर्छी भाला हुआ, बंदूक हुआ, अब एटम बम तक आदमी पहुंच गया है, जो अगर एक देश में गिरा दिया जाए तो पूरा देश शमशान हो जाएगा। वहीं लेखक कहते हैं अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। यानी कि यह जो प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह लेखक आगे कैसे उपस्थित हुआ? यह प्रश्न पूछता है आप लोग के एग्ज़ाम में, तो लेखक का जो छोटी लड़की रहती है उसी के माध्यम से यह प्रश्न उठता है। वहीं यहाँ लेखक कहते हैं मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुआता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो यह अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यह हमारी पशुआता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंट शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यक्त होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंट की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंट का अर्थ अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना,
अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंट को अधीनता क्यों नहीं कह सकता। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन आवश्यक रखा। यह क्या संयोग की बात है। यह हमारी समूची परंपरा की अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मनुष्य, प्राणी, विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी समृद्धियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हो, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखिए नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए हो। हमारी परंपरा, महिमाई उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल हैं। हमारे अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। यह ज़रूरी है कि परिस्थितियाँ बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहे। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मरे बच्चों को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। आगे कहते हैं लेखक कि उस दिन मनुष्य की पशुआता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मारणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से लेकर बच्चे को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहद जीव में अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यता का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अन्यास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है और अपने को संयम रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। सफलता और चरित्रता में अंतर है। मनुष्य मारणास्त्रों के संचयन से बाह्य उपकरणों के
बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निर्विशेष भाव से दे देने में है। मनुष्य का जो नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती हैं। उसको काट देना उस स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती हैं। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यानी कि मनुष्य अब मानवता की ओर जाना पसंद करता है और पशुआता को त्यागना चाहता है। इसलिए लेखक कहते हैं कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। चलिए तो आज इस चैप्टर में हम लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं इस कहानी को पढ़े हैं और समझने का प्रयास किए हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसमें का जो भी प्रश्न उत्तर होगा उसको करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो आप अगर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।